जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपोथेसिस बाय ग्रोथ माउंट एजुकेशन। आई एम ध्रुव जानी। यह हमारा दूसरा सेशन है हमारी इस हाइपोथेसिस श्रृंखला में, और हम लोग आज के दिन वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत हम लोग बात कर रहे हैं और इसी श्रृंखला का जो पहला लेक्चर था वह लेक्चर में हमने टाइमलाइन की बात की थी, जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है कि कौन से समय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उनकी बात की थी। आज हम लोग वह टाइमलाइन से एक एक मुद्दों को निकालेंगे और विस्तृत उसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। दूसरी बात, जो हमारी यह हाइपोथेसिस श्रृंखला है वह न केवल सिविल सर्विसेज के महत्वाकांक्षी छात्रों को ही उपयोगी होगी, मगर उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पढ़ने वाला जो बच्चे हैं, जो छात्र है, उसको भी यह बहुत उपयोगी होगा। और उसके साथ साथ व्यक्तिगत तौर से अगर आपको अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है, एक जवाबदार नागरिक बनना है, एक ज्ञानी नागरिक बनना है, तो आपको यह जो चीज़ है वह बहुत फ़ायदाकारक होगी। ऐसा मुझे लगता है। पहला सेशन था हमारा, उसमें हमने जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु देखा था वह था एमर्जेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन। यह प्रथम बिंदु था जब से लिखित इतिहास शुरू हुआ है, जब से हमारे पास अक्षर ज्ञान आया है, तब से यह जो है वह प्रथम बिंदु था। और इसी बिंदु के तहत ही दुनिया में अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी सभ्यताओं का निर्माण हुआ। लोग जो थे वे खेती का आविष्कार होने से साथ में रहने लगे, और ऐसे ही यह समूह में से एक संस्कृति का, एक सभ्यता का निर्माण हुआ। अगर हम विश्व की बड़ी संस्कृतियों की बात करें, जो कि समय के अलग अलग बिंदु पर अलग अलग खंडों में उसका जो विकास हुआ, उसका पहले तो जन्म हुआ और उसके बाद उसका विकास हुआ, तो उसमें 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, जो सभ्यताएं हमें मालूम होनी चाहिए। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कोई भी सभ्यता हो उसके साथ जो उसकी नदी होती है उसका भी महत्व बड़ा होता है, क्योंकि नदी से ही सभ्यता का निर्माण होता है। कोई भी नदी हो, उसके तट पर ही, उसके निकट ही, उसके समीप में ही जो सभ्यता है उसका निर्माण होता है। सभ्यता प्रॉस्पर होती है, जो है उसका विकास एवं वृद्धि होती है। तो महत्वपूर्ण रूप से 4 सभ्यताएं हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, और इन सभ्यताओं का जो स्वभाव है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। उसमें से जो पहली है वह है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। दूसरी जो है वह है मेसोपोटामिया। सिविलाइजेशन। तीसरी जो है वह है सिंधु वैली सिविलाइजेशन। और जो चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण है वह है येलो, अर्थात चाइनीज सिविलाइजेशन। और जैसे कि मैंने बताया कि यह सिविलाइजेशन के साथ साथ जो नदियां हैं, जिन नदियों ने यह सभ्यताओं के विकास में और वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण अपना जो योगदान दिया, तो उन नदियों का भी नाम हमें स्मरण होना चाहिए। इजिप्ट के साथ नाइल का जो नाम है, रिवर नाइल। मेसोपोटामिया के साथ 2 मुख्य नदियों के नाम है जो एशिया की 2 मुख्य नदियों में आती है। उसमें एक है टाइग्रिस
एंड दूसरा है यूफ्रेटिस। सिंधु वैली का जो उदय है और उसका विकास है वह सिंधु के तट पर हुआ, सिंधु नदी के, यानी कि इंदस रिवर। इंदस रिवर को सिंधु रिवर भी कहा जाता है, दोनों नाम सही है। और येलो जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वह येलो रिवर के पास ही इसका उदय और विकास हुआ। येलो रिवर को हुआंग ही के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं जिन सभ्यताओं का हमें अध्ययन करना है। उसमें से हम लोग जो पहली है वह पहली सभ्यता लेंगे, इजिप्ट की सभ्यता। उसे हिंदी में मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता। ये तो पहले हम उसका पक्ष देखेंगे, उसके राज्यतंत्र की बात करेंगे, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति की बात करेंगे, इजिप्ट में धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे, इजिप्ट की प्रजा की बात करेंगे, इजिप्ट के समाज की बात करेंगे, वहाँ का जो कानून है, वहाँ की जो कला और संस्कृति है, इन सब की बात करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग प्रत्येक सिविलाइजेशन का 360 डिग्री व्यू लेंगे, जिसमें हमारा ऐसे बिल्डिंग जो ऐसे राइटिंग स्किल्स है वो भी बिल्ड होगी, और उसके साथ साथ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका भी इजाफा होगा, और ओवरऑल हमारी जो है वह बौद्धिक वृद्धि होगी। तो हम लोग अपना सेशन शुरू करेंगे इजिप्ट के सिविलाइजेशन के साथ, और यह जो हाइपोथेसिस है वह थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहेगा और थोड़ा लेंथी रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ आपका जो समय है वह पूर्ण रूप से उपयोग में लूँगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो पूरा प्रदेश है उसे मिस्र कहा जाता है। क्लियर? और यह जो सभ्यता है वह हमने जो चारों सभ्यताएं देखी, इन चारों में से संभवतः पुरानतम प्राचीनतम सभ्यता यह मिस्र की सभ्यता है। क्लियर? और प्राचीनतम पुरानी होने के साथ साथ यह सभ्यता जो है, यहाँ का समाज जो है वह एक स्तर तक जो है वह विकसित था, और पूरे विश्व को ऐसी सभ्यताओं में से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्लियर? पहले हम लोग भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे कि इजिप्ट की एग्जैक्ट भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इजिप्ट की जो सभ्यता है उसकी जो जन्मदाता है वह नदी नाइल है, जैसे हमने बात की। और नदी नाइल दुनिया की बड़ी नदियों में से एक है। इसकी जो साइज़ है, इसकी जो लंबाई है वह दरअसल 6500 प्लस किलोमीटर की है। आप लोग समझ सकते हो। भारत की जो गंगा नदी है वह 2500 किलोमीटर की है। क्लियर? तो नियर अबाउट 3 टाइम्स लेंदी है, और पानी की मात्रा की दृष्टि से भी यह एक बहुत बड़ी नदी में गिनी जाती है। वर्तमान अफ्रीका खंड के ईशान कोने में स्थित मेम्फिस से कैरो तक का जो प्रदेश है वह प्राचीन काल में मिस्र के नाम से जाना जाता था। देखिए, ईशान मतलब सिंपली नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? अगर हम मैप में देखना चाहे तो यह जो है वह पूरा अफ्रीका खंड है। दिस होल कॉन्टिनेंट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और जो इजिप्ट का जो स्थान है आज के समय वह यहीं कहीं है। हालांकि प्राचीन जो मिस्र था वह थोड़ा बड़ा था, दक्षिण तक फैला हुआ था अफ्रीका खंड में, मगर जो आज का जो इजिप्ट है वह अफ्रीका के यानी कि ईशान कोने में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर? यह पॉलिटिकल मैप है हमारे पास अफ्रीका का। तो इजिप्ट का जो भौगोलिक स्थान है वह यहीं कहीं है। आप देख सकते होंगे ब्लू जो एरिया है
वह पूरा का पूरा आज के इजिप्ट का है। दूसरी बात, यह जो नदी नाइल है, यह नदी नाइल जैसे हमने बोला कि विश्व की बड़ी नदियों में इसकी गिनती की जाती है, तो अगर हम नाइल का स्रोत देखें तो यह जो आपको दिख रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए अब यह जो तालाब जैसा दिख रहा है आपको, यह तालाब दरअसल लेक विक्टोरिया है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे वाइट नाइल कहा जाता है। क्लियर। यहाँ इथोपिया में एक लेक ताना करके है, कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है लेक विक्टोरिया से, इसीलिए ग्लोबल मैप में हमें यह दृश्यमान नहीं हो रहा है। लेक ताना, TANA। क्लियर। यहाँ से भी एक नदी निकलती है और सूडान में, यह जो प्रदेश है यह सूडान का प्रदेश है। सूडान में एक जगह पर इसका कॉन्फ्लुएंस हो जाता है। क्लियर। वाइट नाइल का और लेक ताना से निकलती हुई जो नदी है उसे ब्लू नाइल कहा जाता है। तो इन दोनों का कन्फ्लुएंस होता है आज के सूडान में, और वहाँ से एक प्रॉपर नाइल जो है वह भूमध्य समुद्र की तरफ बढ़ती है। क्लियर। दिस इज प्रॉपर नाइल। While the river which emerges from Lake Victoria, clear, it is called White Nile, and the river which is emerging from Lake Tana is called Blue Nile. Both are confluencing somewhere in the area of today's Sudan. Clear. And after that confluence, नाइल जो है वह मेडिटेरेनियन सी के तरफ, यानी कि भूमध्य समुद्र की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ। क्लियर। माइंड वेल, यह जो ऊपर की जो दिशा है वह उत्तर है, तो उत्तर की तरफ उसका प्रवाह है, और आखिर में अपना जो डेल्टा है वह इजिप्ट में बना देती है, लोअर इजिप्ट में, और भूमध्य समुद्र में मिल जाती है। तो दिस इज द जर्नी ऑफ रिवर नाइल, जो कि एक जन्मदात्री है इजिप्ट की सभ्यता की। क्लियर। दो मुख्य लेक है, लेक विक्टोरिया फ्रॉम वेयर वाइट नाइल एमर्जेस, एंड लेक ताना फ्रॉम वेयर ब्लू नाइल एमर्जेस। अगर हम पॉलिटिकल मैप में यही बात देखें, क्लियर, तो दिस इज लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया, यहाँ इथोपिया में एक लेक ताना है, और यहाँ से निकलती हुई वाइट नाइल, दिस इज ब्लू नाइल, एंड दिस वन इज वाइट नाइल। दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है कहीं सूडान में, एट ए वन पॉइंट ऑफ टाइम सूडान में, और वहाँ से इसकी जो जर्नी है वह एज ए सिंपल नाइल आगे जाती है, और आगे जाने के बाद अपना जो डेल्टा है वह इजिप्ट में जो है वह बनाती है और भूमध्य समुद्र में मिल जाती है। दूसरी बात, भौगोलिक दृष्टि से देखिए, ये तो आज का इजिप्ट है। एंशियंट इजिप्ट की जो सीमा है वह इतनी छोटी नहीं थी। एंशियंट इजिप्ट जो था वह दरअसल यहाँ तक फैला हुआ था। क्लियर। और पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। नीचे वाला जो था वह अपर इजिप्ट था, और वहीं जो ऊपर वाला था वह था लोअर इजिप्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि भौगोलिक दृष्टि से
जो ऊपर वाला भाग है वह अपर होना चाहिए और नीचे वाला भाग है वह लोअर होना चाहिए। तो इसमें उल्टा क्यों है? तो उल्टा इसलिए है क्योंकि द नेम आर गिवन फ्रॉम द कोर्स ऑफ रिवर नाइल। रिवर नाइल की जो जर्नी है उसके ऊपर से इसके नाम दिए गए हैं। शुरुआती जो नदी का कोर्स होता है उसे अपर कोर्स कहा जाता है और जहाँ उसका डेल्टा रीजन होता है उसे धीरे धीरे लोअर कोर्स कहा जाता है। तो आप देखेंगे तो यह जो है वह पूरा ऊपर कोर्स है रिवर नाइल का, क्लियर। और वहीं जो डेल्टा रीजन है उसे लोअर कोर्स कहा जाता है। तो यही नाम के तहत इजिप्ट को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया, द वन वॉज अपर एंड द वन वॉज लोअर। तो ये बात हुई भौगोलिक स्थिति की, क्लियर। हम लोग आगे भी ज्योग्राफिकल यानी कि फिजिकल मैप में से इजिप्ट को देखने का प्रयास करेंगे, उसके सराउंडिंग्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो उसके तहत ये हमारे पास दो मैप है जो कि फिजिकल है और यह मैप हमें इजिप्ट के सराउंडिंग्स को पढ़ने के लिए हमें यूज़फुल होंगे, हमें उपयोगी होंगे। तो हम लोग एकदम सिंपली मैप से शुरू करेंगे। हमारे पास लोअर इजिप्ट का पूरा एरिया है, इसके नीचे जो है वह हमारा अपर इजिप्ट रहेगा। देखिए कैसे डेल्टा रीजन बनाया है यह बड़ी नदी नाइल ने, और इसके तहत ही, इसके तट पर ही जो है प्राचीन एवं मध्यकालीन जो नगर है वे स्थापे गए हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो पहले हम नॉर्थ का समझ लेते हैं। नॉर्थ में कुछ नहीं है, भूमध्य समुद्र ही है, भूमध्य समुद्र यानी कि मेडिटेरेनियन सी। नीचे का जो विस्तार है दक्षिण का वह नाइल का स्त्राव क्षेत्र है, यानी कि इसे बेसिन एरिया हम लोग कह सकते हैं। तो उसका जो बेसिन एरिया है वह आज के दक्षिण इजिप्ट में है। अगर हम पश्चिम की बात करें, वेस्ट की, तो देयर इज़ अ वेरी बिग तो हम नहीं बोल सकते, मगर देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डेजर्ट विच इज़ नोन एज सहारा। और इसके ईस्ट में पहाड़ी इलाका है, पूरा जो क्षेत्र है वह पहाड़ी है और यह पहाड़ियों का नाम है रेड हिल्स। रेड हिल्स नाम इसलिए है क्योंकि यह रेड समुद्र के एकदम करीब में है। ये तो दिस इज द सराउंडिंग एरियाज ऑफ इजिप्ट में। एक बार फिर यहाँ हमने लिखा भी है, पश्चिम जो है वहाँ सहारा का रण प्रदेश है, पूर्व में विशाल पहाड़ी प्रदेश जिसे हम रेड हिल्स कह सकते हैं। दक्षिण में नाइल का विशाल स्त्राव क्षेत्र है। नाइल का जो स्त्राव क्षेत्र है वह उसकी लेंथ के जैसा ही बहुत विशाल है और कई जो देश है वे लोग यह नाइल के स्त्राव क्षेत्र में आते हैं। और उत्तर में हमारा रहेगा भूमध्य समुद्र। क्लियर? तो दिस इज द सराउंडिंग ऑफ इजिप्ट। ये हमारे पास थोड़ा डिटेल्ड जो है मैप है इजिप्ट का, और इस डिटेल्ड मैप के तहत अगर हम लोग बात करें तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्राचीन इजिप्ट था उसकी जो सभ्यता थी, उसकी जो शुरुआत थी या उसका जो कंसंट्रेशन था वह यह लोअर इजिप्ट में बहुत ज़्यादा था। और नीचे का जो एरिया था उस समय का, वहाँ से लोग आक्रमण करते थे क्योंकि नाइल बहुत समृद्ध थी। नाइल के तट पर रहने वाले लोग, वहाँ की सभ्यता जो थी वह बहुत समृद्ध थी। तो समय के अलग अलग बिंदुओं पर यह जो पूरा विस्तार था वह दुश्मनों के आकर्षण का रहा है।
और समय समय पे अलग अलग समय पे यहाँ जो है वह हमले होते रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज़ द एंटायर मैप ऑफ टुडेज इजिप्ट हम लोग कह सकते हैं, और फिजिकल मैप है हालांकि। क्लियर? आगे अगर हम बात करें इसके आगे, तो यहाँ की जो प्रजा थी, यह प्रजा दरअसल मिस्र थी। क्लियर? अलग अलग मत है अलग अलग इतिहासकारों के, मगर एक जो सर्व एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो मत है वह मत यह है कि यहाँ की जो प्रजा थी यह मिस्र थी। और हमने यहाँ एक फेमस जो राइटर है, अमेरिकन हिस्टोरियन, है उसके मुताबिक यहाँ की प्रजा जो थी वह 70% मिस्र थी, बाहर के लोगों से बनी थी। अलग अलग ट्राइब के, अलग अलग एथेंसिटी के, यानी कि अलग अलग वंश के लोग जो थे वे नाइल नदी की समृद्धि से आकर्षित हुए और वे लोग यहाँ आके बसे हैं। क्लियर? सर्वानुमत अनुसार न्यूबिया, इथोपिया और लीबिया, क्लियर, यह 3 मुख्य देश है जहाँ से ये लोग इजिप्ट की ओर आकर्षित हुए और वहाँ से इजिप्ट में आ गए, बसने लगे। यह जो जेम्सविल दुरांत है उसे JW दुरांत भी कहा जाता है, और ये एक स्कॉलर है। यह जो व्यक्ति है वह दरअसल माननीय विद्वान है, और इसका जो हिस्ट्री में जो काम है वह एकदम, जिसे कहते हैं कि प्रशंसापूर्ण है, उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। यह महाशय ने एक बुक लिखी है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशंस। यह जो ग्रंथ है वह दरअसल 12 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है, और यह पूरे ग्रंथ में इस महानुभाव ने अपने जो विचार थे, अपना जो संशोधन था, यह एंशिएंट सभ्यताओं के बारे में वह संशोधन यह इतिहासकार ने उन बुकों में रिवील किया है। और हमारे लिए इतिहास के छात्रों को भी यह बहुत महत्वपूर्ण, यह बहुत उपयोगी हो रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो मिस्र की प्राचीन संस्कृति, देखिए, लिखित जो मिस्र का इतिहास है वह दरअसल ईसा पूर्व 4000 से शुरू हुआ है, यानी कि आज से 6000 ईयर्स एगो हमें लिखित इतिहास मिल सकता है इजिप्ट का। मगर जब अक्षर ज्ञान की शुरुआत नहीं हुई थी, जब मनुष्य भाषाओं को नहीं समझ रहा था, नहीं समझ पा रहा था, नहीं लिख पा रहा था, तो तब समय भी इजिप्ट में अनेक सभ्यताएं बसी है। आदि मानव जब था तब की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या नूतन पाषाण युग आप कह सकते हैं। तो इस समय पे भी इजिप्ट में जो अनेक जगहों पर इजिप्ट में अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ था, और अनेक सभ्यताएं वहाँ अपना जो है वह जीवन गुजार रही थी। तो पहले हम लोग वह सभ्यताओं की बात करेंगे, फिर इजिप्ट के लिखित इतिहास पर जो है हमारी यात्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें लिंक नहीं मिलेगा अगर हम सीधे लिखित राज्य की इतिहास पर चले गए इजिप्ट के, तो इट विल बी नॉट बेटर फॉर अस। तो मुझे लगता है कि हमें पहले प्री डायनास्टिक युग, इजिप्ट में यह युग को प्री डायनास्टिक युग कहा जाता है, तो पहले हम लोग यह प्री डायनास्टिक युग को एक ओवरव्यू ले लें, उसका एक 360 डिग्री, क्लियर, और उसके बाद हम लोग इजिप्ट के राज्य के इतिहास पर हमारी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। मिस्र की संस्कृति अति प्राचीन है, यह हमें पता है। यहाँ से पाषाण के अवशेष भी हमें मिले हैं, यस, यानी कि स्टोन एज। और स्टोन एज जो है तब अक्षर ज्ञान की शुरुआत नहीं हुई थी। मनुष्य जो था वह आदि मानव रूप में अपना जो जीवन है वह व्यतीत कर रहा था। द मैन वॉज अ फूड गैदरर, ही वॉज एक्चुअली अ हंटर, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं था।
नो मेटल्स, नो एग्रीकल्चर। क्लियर। तो ऐसे समय पे भी इजिप्ट में अमुक अमुक जगहों पर हमें ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इन अवशेषों से हमें लगता है कि यह जो सभ्यता है वह पाषाण युग की होगी, या नूतन पाषाण युग की होगी, या धातु युग की होगी। यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं, जिसे हम 5 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक सिंपली विच मीन्स इन इंग्लिश प्री हिस्टोरिक। अगर मैं और भी इसे सिंप्लीफाई करूं तो उसे हम कह सकते हैं अक्षर ज्ञान के पहले। द टाइम बिफोर लैंग्वेजेस एमर्ज, द टाइम बिफोर रीडिंग राइटिंग एमर्ज्ड। क्लियर। तो उसके उस समय के जो हमें अवशेष मिलते हैं, उस अवशेषों में कोई लिटरेरी वर्क नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं थी, लेखन कार्य ही नहीं था। तो जो अवशेष है उसके ऊपर जो कार्बन जमा हुआ होता है, वह कार्बन का अभ्यास होता है, उसका संशोधन होता है, और उसके ऊपर से हमें यह सभ्यताओं का जो काल है उसका अंदाजा हमें मिल सकता है। क्लियर। अवशेषों में भी ऐसे ही मिले हैं, बर्तन मिले हैं, कई जगह धातु के आभूषण मिले, कई जगह हाथी दांत से बनाई हुई चीज़ें मिली है। क्लियर। कई जगह हमें पेंटेड पोटरी मिली है। क्लियर। तो यह सब चीज़ों का अध्ययन हमारे पुरातत्वविदों ने किया, और पुरातत्वविदों ने इजिप्शियोलॉजिस्टों ने किया, और उन लोगों ने एक तारण बांधा कि नहीं, यहाँ तो भाई प्री डायनेस्टिक एरा में भी 5 सभ्यताएं हुई थी। दूसरी बात, जब लेखन नहीं था तब भी यहाँ के लोग जो थे वे लोग धीरे धीरे सभ्यता में रहना शुरू किए थे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता ना हो तो। देखिए, मनुष्य जो था वह पहले अकेले रहता था, पहले समूह में रहने की, सभ्यता में रहने की कोई भावना नहीं थी। और यह भावना क्यों नहीं थी? क्योंकि तब जो मनुष्य था वह था फूड गैदरर। मनुष्य अपनी ज़रूरियत मुजब, अपनी आवश्यकता मुजब वह खाना उगा नहीं सकता था, खाना पैदा नहीं कर सकता था, उसको खाना कहीं से भी ढूंढना पड़ता था। तो क्या होता था कि कोई एक क्षेत्र है, सपोज आप ले लीजिए, यह एक क्षेत्र है, तो यह क्षेत्र में 3 कुटुंब ही सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि यह क्षेत्र थोड़ा कम है, उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी सीमितताएं है। अब अगर कोई चौथा कुटुंब यहाँ आने की सोचे यह एरिया में, तो यह तीनों के द्वारा इन लोगों का बहिष्कार होता था, इन लोगों के साथ संघर्ष होता था। क्योंकि अगर यह चौथा जो समूह है वह इसमें आ गया, तो यह क्षेत्र में जो खाना है वह कम रह जाएगा अगले 3 कुटुंबों के लिए। क्योंकि हम लोग अपने हाथ से पैदा तो नहीं कर सकते थे तब। तो ड्यू टू दिस द कॉन्फ्लिक्ट्स वेर एमर्जिंग साइमल्टेनियसली। धीरे धीरे क्या हुआ, पाषाण युग से हम लोग, प्राचीन पाषाण से हम लोग मध्य पाषाण आए, यानी कि पैलियोलिथिक से हम लोग आए मेसोलिथिक में, और मेसोलिथिक में से हम लोग धीरे धीरे आए नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक में खेती का आविष्कार हुआ। व्हेन नियोलिथिक, यह हमें याद रखना है, यह हमें पता होना चाहिए। इसे कोई इतिहासकार नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी टर्म करते हैं, तो यह हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या हुआ था। तो अब मौसमी खेती का जो उत्पादन है, मौसमी कृषि उत्पादन, वह जो है मनुष्य करने लगा। मुझे आप नोट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ सीजनल, मौसमी। इट वॉज नॉट अराउंड द ईयर। क्लियर। अभी वह हमने नहीं सीखा है, हमने इनिशियली प्राइमरी हमने थोड़ी खेती सीख ली, और जब वर्षा काल हो, वर्षा के मौसम में सीजनल अब जो मानव है वह खेती करने लगा। अपनी ज़रूरियत का जो खाना है, अनाज है, वह अपने हाथ से ही उगाने लगा और खाने लगा। तो क्या हुआ कि समूह में रहने की भावना का विकास हुआ। ये जो 3 गुट थे पहले से ही इस क्षेत्र में, वे लोग और करीब आए,
पहले जो एक ही क्षेत्र में अलग अलग दूर दूर रह रहे थे, अब वे लोग करीब आए। चौथे को भी बुला लिया अंदर के भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना है अब हमारे पास, जितना चाहे हम लोग उगा लेंगे। तो फ्रॉम दिस यह जो भावना है वहाँ से समुदाय की भावना का जन्म हुआ और मनुष्य जो है वह साथ में रहने लगा। आज जैसे हम लोग साथ में रह रहे हैं कि हमारा हमारा जो मकान हो, हमारा घर हो, उसकी लाइन में दूसरे 10 घर हो, तो इट इज़ हैपन्ड ओनली बिकॉज ऑफ द एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द नियोलिथिक पीरियड। और इतिहासकारों के अनुसार यह जो नियोलिथिक पीरियड है वह आज से लगभग 4000 वर्ष पहले से शुरू हो चुका है। खेती जो है वह लगभग 4000 वर्ष से शुरू हुई है। यही नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में खेती अकेली ही नहीं हुई थी, खेती के साथ पशुपालन भी हुआ था शुरू, और लोग जो है वे पशुपालन का व्यवसाय भी धीरे धीरे करने लगे। दूसरी बात, ये बात हुई नियोलिथिक की और स्टोन एज की और जो है वह मेसोलिथिक की। अब यहाँ हमने देखा कि यह हम लोग 5 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। तो यह 5 विभाग कैसे बनाए मैं आपको बता दूं तो आपके लिए एक बहुत सरल हो जाएगा। कोई भी जगह से अवशेष मिले, यह प्रागैतिहासिक, वह जगह को, वह सभ्यता को, वह संस्कृति को उस जगह का नाम दे दिया गया। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। क्लियर? अगर अल अमरा नाम की जगह से हमें कोई अवशेष मिले तो उसे हम अमरातियन बोलने लगे, अमरातियन कल्चर। अल बद्री नाम से हमें अवशेष मिले तो हम उसे बदरियन सिविलाइजेशन कहने लगे। अल गेज है तो हम उसे गेजेरियन सभ्यता कहने लगे। इस तरह नामकरण करने का जो कारण है वह हमारे लिए याद रखने की सरलता है। क्लियर? इसीलिए यह नाम जो है, उसका जो नामकरण है, इसका जो नोमेनक्लेचर है वह ऐसे किया गया है। देखिए, यह पूरी की पूरी इजिप्ट की प्री डायनास्टिक इजिप्शियन कल्चर है, यानी कि प्रायर टू 4000 BC। आपको याद रखना है कि अभी तक मनुष्य जो था वह एकदम प्राइमरी अवस्था में था, एकदम प्राथमिक अवस्था में था। कोई स्थापत्य कला नहीं थी, कोई ऐसी विशिष्ट कला नहीं थी, कोई ऐसा विशिष्ट ज्ञान नहीं था, कोई ऐसा विशेष व्यवसाय नहीं था। क्लियर? अभी तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। तो आपके दिमाग में पिरामिड जो है उसको अभी बाकी रखना है। क्लियर? इन सभ्यताओं में पिरामिडों का निर्माण नहीं हुआ था। यह सब प्री डायनास्टिक इजिप्शियन कल्चर है। अगर आपको भविष्य में प्रश्न भी पूछा जाए कि पिरामिड जो है वह प्री डायनास्टिक युग में था या नहीं था, क्लियर, तो आपको फट से नो बोलना है, क्योंकि अभी तो एकदम प्राइमरी अवस्था थी, न कोई विशेष कला स्थापत्य था, न कोई विशेष ज्ञान था। अब देखिए, यह प्री डायनास्टिक इजिप्शियन कल्चर है हमारा। क्लियर? उसमें से जो पहली संस्कृति है, हमने नंबर भी दिए हैं आपकी सरलता के लिए, ताशियन, उसे ताशियन कल्चर हम लोग कह सकते हैं। एकदम प्राचीन था। प्राचीन होने के साथ साथ यहाँ से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वह अवशेषों से हमें पता चलता है कि यह संस्कृति जो थी वह 100% पाषाण युग की थी। पाषाण युग। उसके साथ साथ हमें यहाँ मिट्टी के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा हमें कोई खास
या विशेष प्रकार की चीज इस संस्कृति से हमें हाथ नहीं लगी है। तो यह बात इस बात का सूचन करती है कि यह जो संस्कृति थी वह संभवतः प्राचीनतम होगी और प्राचीन पाषाण युग से अपना जो ताल्लुक है वह रखती होगी। क्लियर। ये अब दूसरी बदरियन संस्कृति, जैसा कि हमने बोला कि अल बदरी नामक एक जगह है नाइल के तट पर प्राचीन इजिप्ट में, और यहाँ से भी हमें थोड़े अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यह पूरी संस्कृति का नाम ही हमने उस जगह के नाम से जोड़ दिया है, हमने यानी कि इतिहासकारों ने, इजिप्टोलॉजिस्ट ने। अल बदरी, कैरो और कोणार्क, यह दोनों इजिप्ट के महत्वपूर्ण शहर है, और इन शहरों के बीच में ही कहीं बद्री आता है, बद्री नामक गांव आता है, और वहाँ से हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसको हमने यह संस्कृति का नाम दे दिया गया है। डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, मगर एक मैं आपको ओवरव्यू यहाँ देता चलूँ। दूसरा, अमरातीय संस्कृति, एज वी ऑल नो, एल अमरा। एल अमरा नामक जगह है, और यही जगह से हमें संस्कृति प्राप्त हुई है। इसकी विशेष बात यह है कि थोड़ी विकसित दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़े अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका जिक्र हम लोग आगे की स्लाइडों में करेंगे। चौथी जो है वह है गेर्जिया, अलगेर्जा नामक जगह है। वहाँ से हमें यह संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। एक विशिष्ट बात है युद्ध कौशल। इतनी प्राचीनतम, इतनी प्राथमिक संस्कृति होने के बावजूद भी यह संस्कृति के लोगों में युद्ध कौशल था, और वे लोग यह जो युद्ध कौशल है उससे परिचित थे। और आखिर में जो है वह है सेमेयन संस्कृति। क्रोनोलॉजिकली हम लोग देखें तो यह संस्कृति जो है वह लेटेस्ट प्री डायनास्टिक इजिप्शियन कल्चर में जो कोई नई संस्कृति हो, जो कि बहुत प्राचीन ना हो, तो यह संस्कृति है सेमेयन। ठीक है, तो दिस आर द 5 कोर कल्चर्स ऑफ प्री डायनास्टिक इजिप्शियन कल्चर। Clear? The first one is Tassian संस्कृति, second one is बद्री संस्कृति, third one is अमरातीय, fourth is गेर्जा and fifth is सेमेयन संस्कृति, या आप उसको कल्चर कह लीजिए। देखिए, अब उसमें से पहली आई ताशियन संस्कृति। मिट्टी के अवशेष मिले हैं। दूसरा, यहाँ से धातु कला के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि स्टोन एज। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ की जो संस्कृति है वह पाषाण युग की होनी चाहिए। क्लियर? एकदम सिंपल है, एकदम प्राइमरी संस्कृति है। दूसरी बद्रियन संस्कृति, जैसे कि मैंने बोला कि कैरो और कोणार्क के बीच में एक अल बद्री नामक विलेज है, और इसी विलेज में से हमें यह संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैरो और कोणार्क के मध्य में बद्री गांव, धातु के औजार मिले हैं। यस, तो यह बात हमें सूचन करता है कि यह संस्कृति जो है वह मेटल एज में होगी। इससे हम मान सकते हैं कि यह संस्कृति जो है वह धातु युग की होगी। यह प्रजा व्यवस्थित रूप से स्थिर हो गई थी। यस, धीरे धीरे जो है परमानेंट सेटलमेंट, और यहाँ की प्रजा खेती, पशुपालन, हाथीदांत पे कारीगिरी भी
करती थी। तो यहाँ के लोग भी परिचित थे। और जैसे कि मैंने बोला कि खेती और पशुपालन जो कि नियोलिथिक समय में रहे हैं, तो 100% यह संस्कृति जो है वह यह समय के बाद में हुई होगी या इस युग के समय में हुई होगी। देखिए, ये कुछ हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं जो कि गूगल से हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ तो हमने कहीं सोर्स नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ गूगल लिख दिया है। देखिए, पहला हमें मिला है वास इन द शेप ऑफ हिपोपोटामस। क्लियर, एक गुलदस्ता मिला है हमें जिसका जो शेप है वह हिपोपोटामस के शेप से है। तो यह बात हमें सूचन करता है कि ये लोग हिप्पो से परिचित थे। हिप्पो से परिचित। दूसरा जो हमें मिला है बदरियन एरोहेड, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए वेपन। और यह फोटो को देख के हमें लगता है कि यह आइवरी से बना है, हाथी दांत से बना है। और जो तीसरा फोटो है वह एक फिगराइन है वुमेन का। एकदम आप देख सकते हो कितना प्राइमरी है, कोई एस्थेटिकनेस बगैर है। और एस्थेटिकनेस बगैर के जो पेंटिंग है, जो स्कल्पचर है, वे एकदम प्राचीन समय में होते थे, विच मीन्स इट इज़ अ वेरी प्राइमरी स्कल्पचर। और आज के समय यह लोरे नामक म्यूजियम में यह संरक्षित है, यह प्रोटेक्टेड है, कंजर्व्ड है। क्लियर। तो यह सब ज्ञान तक यहाँ के जो लोग थे वे धीरे धीरे पहुँच रहे थे। अपनी अपनी छात्र मेहनत से सीख के यहाँ तक ये लोग पहुँच रहे थे। तो ये सब हमारे बद्री के अवशेष हमने देखे। उसके बाद की जो संस्कृति है वह संस्कृति है अमरातियन संस्कृति। और जैसे ही हमने बात की कि अमरातियन जो संस्कृति है वह अल अमरा नाम से, इसके नाम की जगह से हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति विशेष रूप से विकसित थी। यहाँ लोग धातु कला का उपयोग भी करते थे। तो इसके ऊपर हमें ऐसा मालूम पड़ता है या हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यह जो संस्कृति थी वह अगाऊ की दोनों संस्कृति से थोड़ी विकसित थी, थोड़ी नई थी। दोनों अगाऊ की संस्कृति मतलब ताशियन एंड बदरियन, यह दोनों से कंपैरेटिवली रिलेटिवली थोड़ी नई थी। यहाँ से पत्थर, आभूषण, तावीज इत्यादि अवशेष के रूप से हमें मिले हैं। तो पत्थर तो ठीक है, वे तो पाषाण युग से ही पहले से ही मिलते हैं, मगर आभूषण, क्लियर, यह बात महत्वपूर्ण है। और यह सूचित करता है कि कला का विकास शुरू, क्लियर, यहाँ से कला का जो विकास है वह धीरे धीरे शुरू होता हमें दृश्यमान हो रहा है। और तावीज हमें यह बात का सूचन करता है कि यहाँ का जो समाज था वह अंधश्रद्धा से बहुत प्रभावित था। अंधश्रद्धा से प्रभावित। इसके बाद प्राप्त अवशेषों से हमें यह पता लगता है कि वहाँ के जीवन में प्राणी पूजा भी प्रचलित थी। प्राणी पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मनुष्य जो है वह विकास की तरफ आता गया तो धीरे धीरे वह प्रभाव में आता गया कुदरत के। क्योंकि मनुष्य को एक तरह से या दूसरी तरह से जो प्राकृतिक चीज़ें थी, प्राकृतिक वस्तुएं थी, वे मददरूप हो रही थी। और इसकी मदद से ही, यह मददरूप होने से ही मनुष्य जो है वह प्रकृति के प्रभाव में आ गया था। और इसी की वजह से मनुष्य जिन चीज़ वस्तुओं को उपयोग में लेता, जिन चीज़ वस्तुएं उसको उपयोग में आती, उस चीज़ वस्तुओं को मनुष्य पूजने लगा। उपयोगी चीज़ें, हालांकि यह चीज़ नहीं है, इट्स अ लिविंग, दे आर लिविंग एंटिटी, मगर
हम लोग यहाँ समझने के लिए बात कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को मनुष्य यूज़ करता था, मनुष्य उपयोग करता था, या जो चीज़ें मनुष्य को उपयोग होती थी, क्लियर, उन चीज़ों को मनुष्य पूजता था, वह प्रकृति के प्रभाव में था, क्योंकि एकदम प्राइमरी था। आज के मानव जैसा नहीं था कि प्रकृति को भी चैलेंज कर दे कि भाई आ जाओ, क्लियर। आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन की बड़ी सभा में बोल दिया कि भाई क्लाइमेट तो क्या है, क्लाइमेट तो क्लाइमेट है, आज गर्म हो रहा है, कल को ठंडा हो जाएगा, क्लियर। तो दिस इज टुडेज मैन, टुडेज ह्यूमन बीइंग। बट यह काल के जो मानवी थे वे थोड़े प्रभावित है प्रकृति से, क्योंकि धीरे धीरे वे लोग अभी सीख रहे थे। और आखिरी में प्राणियों में विशेष रूप से वृषभ, हिपोपोटेमस, मगर आदि की पूजा करते थे। वृषभ यानी कि बुल, या बैल भी आप कह सकते हैं। हिपो ही है, क्लियर। उसके बाद देखिए, यह हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है जो कि अमरातियन संस्कृति के हैं, और यह फोटोज का सोर्स भी गूगल ही है। आज के समय में गूगल जो है वह इंफॉर्मेशन का एक हिप है, क्लियर। हालांकि यह सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही हिप है, मगर है। देखिए, पहला जो है हमें एक ब्लैक टॉप्ड टेराकोटा का वास मिला है। टेराकोटा यानी कि बेक्ड क्ले। क्या हुआ, मनुष्य पहले कच्ची मिट्टी का यूज़ सीखा, कच्ची मिट्टी को कैसे उपयोग में लिया जाए वह सीखा। धीरे धीरे उस मिट्टी को पका के उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज करके मोर ड्यूरेबल गुड्स बनाने लगा, और भी टकाऊ चीज़ वस्तुएं बनाने लगा। तो आज हमें यहाँ अमरातिया से टेराकोटा यानी कि बेक्ड जो क्ले है उसके अवशेष मिले हैं। एक हमारे पास ऐसा नमूना है। दूसरा हमें मिला है क्ले फिगर मिला है, और इस क्ले फिगर में अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो हमें एक मनुष्य दिख रहा है। मनुष्य तो नहीं, मगर एक मृत शव दिख रहा है, जो कि एकदम ऐसे अपना जो शरीर है वह सिकुड़ के सो रहा है, क्लियर। तीसरा जो हमारे पास फोटो है वह है मडस्टोन पैलेट इन द फॉर्म ऑफ हिपोपोटेमस। यस, तो यह प्रभाव इन लोगों की चीज वस्तुओं में भी दिख रहा है, क्लियर। एक मडस्टोन का पैलेट बनाया है, यानी कि कादो का, और इसका जो शेप है वह है हिपोपोटेमस का। और आखिर में हमें एक नाव मिली है जो कि प्रोबेबली मिट्टी की बनाई हुई होगी, और यह बात का सूचन है कि यहाँ का जो मनुष्य है वह समुद्र यात्रा से परिचित होगा, क्लियर। समुद्र यात्रा करता होगा, समुद्र यात्रा से परिचित होगा, यह बात का सूचन हमें इन चीज वस्तुओं में से मिलता है, क्लियर। तो यह सब एल अमरा नामक जगह से मिला है, और अमरातियन कल्चर से ताल्लुक रखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारी चौथी संस्कृति है वह है गेर्जिया संस्कृति। एज वी ऑल नो, अल्गेर्जा नामक जो जगह है वहाँ से हमें प्राप्त हुए इनके अवशेष। यहाँ के मिट्टी के चमकदार बर्तन, देखिए मिट्टी तो है मगर एक और विकास हुआ, एक और वृद्धि हुई, और वह थी चरकाट की, यानी कि पॉलिशनेस की। पॉलिश्ड शस्त्रों, वेपन्स मिले हैं आदि विशेष प्रमाण में मिले हैं। यहाँ के अवशेष को देख के लगता है कि यहाँ की जो प्रजा है वह युद्ध कौशल वाली होगी, यानी कि वारफेयर स्किल्स। तो यह एक विशेष बात है, और यह बात की हमें नोंद लेनी चाहिए, क्योंकि अब तक युद्ध की कोई बात नहीं थी। जो पाषाण थे
उसके भी हथियार बनते थे, मगर जैसे ही धातु युग आया तो एक क्रांति हुई युद्ध के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में। तो यहाँ जो है वह हमें ऐसा लगता है कि धातु से बने हथियार होंगे, और प्रजा जो थी वह युद्ध कौशल थी। यहाँ की प्रजा चित्रकला से भी परिचित है। यस, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। प्राइमरी पेंटिंग, देखिए पेंटिंग मतलब आज के समय में हम लोग जो पेंटिंग की बात कर रहे हैं, जो पेंटिंग देख रहे हैं, यह पेंटिंग एकदम मॉडर्नाइज्ड है, एकदम इवोल्यूशनरी है। मगर यह जो पेंटिंग थे वे प्राइमरी थे एकदम, और इनमें कोई विशिष्ट कोई दूसरी बात नहीं हुआ करती थी। मगर पेंटिंग से ये लोग परिचित धीरे धीरे हो गए। प्राप्त अवसर से लगता है कि यहाँ की जो प्रजा है वह अपने मरणोत्तर जीवन में विशेष श्रद्धा रखती होगी। यानी कि यहाँ से हमें ऐसी कब्रें मिली है जिन कब्रों में कुछ चीज़ों भी हो मृत शवों के साथ। तो ये जैसा हम लोग मम्मी में देखने वाले हैं, इजिप्ट के जो मम्मी होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, उसमें कई सारी जीवन जरूरी चीज़ें होती है, कई सारी प्रिय चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो इस बात से हम लोग ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये लोग मरणोत्तर जीवन में एक विशेष श्रद्धा रखते होंगे। तो ऐसी ही बात यह प्री डायनास्टिक के गेज़रियन संस्कृति में भी हमें देखने को मिलती है। यह हमें अल गर्ज़ा नामक जगह से मिली हुई चीज़ वस्तु है, और इसका भी सोर्स जो है वह गूगल है। पहला हमें मिला है एक कंस की मिली है, यानी कि कॉम्ब विथ ह्यूमन इमेज। ऊपर मनुष्य का मुख है, नीचे जो है क्लियर वह कॉम्ब के जो स्पाइक्स होते हैं वह है। दूसरी जो हमारी चीज़ है वह है फिगरिन ऑफ वुमेन। यह एक स्त्री की प्रतिमा है। देखिए कितनी प्राइमरी है। क्लियर? कोई लावण्य नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, बहुत प्राइमरी पेंटिंग है, बहुत प्राइमरी स्कल्पचर है। आई एम सॉरी। तो जो तीसरा है वह है मिट्टी का कढ़ाई में दिख रहा है, टेराकोटा का होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंटेड है। देखिए आप लोग यह पेंटिंग जो है वह देख सकते होंगे। क्लियर? यह पेंटिंग भी प्राइमरी ही है, मगर धीरे धीरे पेंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वह शुरू हो गया। मनुष्य जो है वह धीरे धीरे पेंटिंग से परिचित होता गया। क्लियर? उसके बाद हमारी जो आखिरी सभ्यता है, जिसे हम लोग सेमियन सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसमें उसके अवशेषों में हमें चित्र वाले माटी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। देखिए चित्र की वृद्धि हुई होगी, अच्छे चित्र बनाए गए होंगे। क्लियर? हमने जो घड़ा देखा मिट्टी का, उससे भी अच्छे जो चित्र है वे बनाए होंगे इस सभ्यता में। तांबे से बनी प्रतिमा हमें यहीं से प्राप्त हुई है। तांबा यानी कि मेटल एज। उसे हमें लगता है कि यहाँ की संस्कृति एक पूर्ण विकसित संस्कृति से हमें लगता है कि यहाँ की संस्कृति एक पूर्ण विकसित होगी। क्लियर? और जैसे कि मैंने बताया कि रिलेटिवली क्रोनोलॉजिकली आप देखें तो हम यहाँ से अगर हम इतिहास में हमारे अतीत में जाए तो यह सभ्यता पहली आएगी। लेटेस्ट या न्यूएस्ट कह सकते हैं। कहने के लिए तो ये ईसा पूर्व से पहले की है। मगर अगली जो 4 सभ्यताएं हैं उनके संदर्भ में, उनकी तुलना में यह सभ्यता थोड़ी नई है, नवीनतम है। देखिए यहाँ से हमें एक बुल पैलेट मिला है जो कि तांबे का है, और
वृषभ का जो है वो है हमें एक पैलेट मिला है। पैलेट यानी कि एक शीट ऑफ ए ब्रोंज। क्लियर, हमें एक ब्रोंज का शीट यहाँ से मिला है। तो यह बात हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि प्री डायनास्टिक जो सिविलाइजेशंस थे, क्लियर, यह सिविलाइजेशंस दरअसल स्टोन एज से शुरू हुए, आते 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 नियोलिथिक तक आए, नियोलिथिक से आते आते मेटल एज तक रहे। क्लियर, तो सिंपली अगर मुझे लिखना हो प्री डायनास्टिक इजिप्शियन कल्चर पैलियोलिथिक एज यहाँ से नियोलिथिक तक, और नियोलिथिक से मेटल एज तक। देखिए, पैलियोलिथिक को प्राचीन पाषाण युग कह सकते हैं। सबसे पहला जो पाषाण युग था यह पैलियोलिथिक था। उसके बाद यहाँ कहीं मेसोलिथिक आया, यानी कि मध्य पाषाण युग, और उसके बाद आया नियोलिथिक यानी कि नूतन। और नूतन यानी कि नया। तो तीनों एजों में इजिप्ट की जो प्री डायनेस्टिक सिविलाइजेशंस थी वे सर्वाइव करती थी, वे रहती थी नाइल के तट पर, और मेटल एज तक हमें उसका ट्रेस मिल सकता है। ये तो यह मुख्य 5 जो प्री डायनेस्टिक सभ्यता थी, हम लोगों ने उसकी बात की। आगे अगर हम बात करें